हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है हमारी क्लासेस आपको अच्छी तरह से पसंद आ रही होंगी। तो पिछली वाली क्लास में आपको याद होगा हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में अध्ययन किया था, या हम कहते पुंकेसर, या हमने कहा कि पराग कोश के बारे में और उसमें पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का रहेगा। उम्मीद है इस बार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पिछली वाली क्लास में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखा करिए कि हाँ सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। तो आज की क्लास को बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम गुरु बीजाणुधानी के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और गुरु बीजाणुधानी का विकास भी अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो होगा वो इसमें आपका परागण की क्रिया होगा। परागण की क्रिया को समझने में हम थोड़ा सा अपना अधिक उसमें समय देंगे, जिसमें आपको एक या दो लेक्चर में पूरी की पूरी परागण की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग परागण, जिसमें मुख्य परागण जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे उनको पढ़ाया जाएगा। ध्यान दें कि हम आपकी पूरी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए करवा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो बताइए बेटा, हमने क्या बोला कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणुधानी। यानी इसको क्या आप इसके अलावा जायांग कह रहे थे? क्या आप इसको जायांग कह रहे थे? तो याद रखिएगा कि इसे क्या कहा जाए, चाहे कहें हम गुरु बीजाणुधानी, चाहे हम कहें जायांग, चाहे क्या कहें जायांग। हम इसको गाइनोशियम भी कह रहे थे। हम इसको क्या कह रहे थे? गाइनोशियम भी नाम दे रहे थे। बहुत ही आराम से ध्यान से इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्या आपको याद है कि मैंने डायग्राम भी आपको समझाया था? तो मैंने कहा था ऐसे करके बनाया था और उसके बाद ये डायग्राम आपका, फिर हमने कहा था इसके अंदर क्या होगा बेटा? अंडाशय भाग। इसके अंदर क्या होगा? अंडाशय भाग होगा, है ना। हमने सबसे ऊपर वाले भाग को, इस वाले भाग को जो नाम दिया था वो नाम दिया था वर्तिकाग्र। क्या नाम दिया था? वर्तिकाग्र। फिर इस वाले भाग को हमने नाम दिया था वर्तिका। इसको क्या नाम दिया था? वर्तिका। और फिर सबसे निचले वाले भाग को हमने नाम दिया था अंडाशय। सबसे निचले वाले भाग को क्या नाम दिया था? अंडाशय। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका, और ये क्या भाग होगा? ये अंडाशय भाग होगा। अब देखिए यहां पर इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं। क्या आपको याद होगा पिछली वाली क्लास में अच्छी तरह से आपको पता होगा कि हमने वर्तिकाग्र के बारे में भी बताया था, फिर वर्तिका के बारे में भी बताया था, और उसके बाद हमने किसके बारे में आपको बताया था? अंडाशय। आज हम गुरु बीजाणुधानी का विकास या जायांग का विकास पढ़ने वाले हैं। वैसे जायांग को पढ़ा जाए तो हम कहेंगे वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, तीनों की ही बात कर रहे होते हैं। गुरु बीजाणुधानी में हम कहेंगे मुख्य रूप से यहां पर जाएंगे नहीं, अंडाशय भाग में कैसे अंडाशय भाग का निर्माण पूरा का पूरा होता है, जहां पर उसमें फल में, यानी अंडाशय भाग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फल में। और बीजांड भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज को भी हम समझेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह बात भी पूछी जाती है कि फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। तो कहेंगे अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और बीज का निर्माण किससे होता है? बीज से। बीज का निर्माण यानी कि बीजांड से होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो कार्यशील जो गुरु बीजाणुधानी कोशिका होती है, ये एक हमने बना दिया। क्या बेटा? क्या बनाया? कार्यशील। मैं फिर कह रहा हूं एक्टिवेट होकर के बहुत ध्यान से समझे इस चीज को, क्योंकि कारण यह है कि यहां से अगर आप नहीं समझे तो अभी आप जब आएगा ना 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय प्रवस्था,
जब एट द एंड आएंगे आपको यह पता चलेगा कि आपने कितनी वैल्यूएबल चीज को कितनी आसानी से समझ लिया, कितनी वैल्यूएबल चीज को कितनी आसानी से समझ लिया, वहां पर यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कहेंगे कार्यशील, कहेंगे गुरु बीजाणुधानी कोशिका, बीजाणुधानी कोशिका। अब बेटा इसको कार्यशील हम क्यों कह रहे हैं, कार्यशील क्यों कह रहे हैं हम? कार्यशील का मतलब जो क्रियात्मक हो, जो कार्य कर रही हो। अब ये जो कार्यशील गुरु बीजाणुधानी कोशिका होती है, इसमें कुल अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कुल कितने बनते हैं केंद्रक? कुल 4 केंद्रकों का यहां इनका निर्माण होता है। अब इस केंद्रक में जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में हम कहेंगे जिस केंद्रक को सिलेक्ट यहां पर किया जाता है वो सबसे नीचे वाला होता है। कौन सा होता है बेटा? सबसे नीचे वाले केंद्रक को क्या किया जाता है, यहां पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये जो सबसे नीचे वाला केंद्रक है, इसको जब सेलेक्ट किया जाता है, इसका होगा अब डेवलपमेंट, इसका होगा अब क्या? डेवलपमेंट। ये जो एक केंद्रक है, देखिए बेटा इस वाले केंद्रक को यहां पर मैंने क्या कर दिया है? स्थापित कर दिया है या स्थानांतरित कर दिया है। अब ये क्या होगा? अब यहां पर जो होगा विभाजन वो समसूत्री विभाजन होगा। बेटा याद रखें इस चीज को, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो आपकी कोशिका डिप्लॉयड होगी वो हैप्लॉयड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? हैप्लॉयड हो जाएगी। यानी कि अगर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कौन से? यानी कि अगर होगा कौन सा? अर्धसूत्री। क्या होगा बेटा? अर्धसूत्री। तो अगर गुणसूत्र 20 हैं तो कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। और अगर क्या है बेटा? समसूत्री। क्या है? विभाजन। विभाजन कौन सा है? समसूत्री। तो अगर 20 हैं गुणसूत्र तो कितने गुणसूत्र रहेंगे? 20 ही गुणसूत्र रहेंगे। यानी उसमें क्रोमोसोम का, यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होगा? अर्धसूत्री में वहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। अब यह केंद्रक जो सेलेक्ट हुआ है, जो यहां पर क्या हुआ है? सेलेक्ट हुआ है। अब कहेंगे सेलेक्ट क्यों हुआ है? याद रखें कि यहां पर इसका आकार अन्य की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। अन्य की तुलना में इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखें इस चीज को कि ये नेचर में ये हर जगह लगभग जनन की दृष्टि से हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में ये क्या होता है? एप्लीकेबल होता है कि वो बेस्ट अपने पार्टनर को चुनते हैं जो हेल्दी, स्ट्रांग, हर प्रकार से स्ट्रांग होगा, फिजिकली, मेंटली, हर कंडीशन से। ठीक है। सेंस ऑर्गन की मदद से जीव इस बात का पता भी लगा लेते हैं। जीव इस बात का क्या कर लेते हैं? पता लगा लेते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर क्या होगा? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 2 केंद्रक कितने केंद्रकों में परिवर्तित हो जाएंगे बेटा? 2 से कितने हो जाएंगे? 4। और सॉरी 1 से कितने होंगे? 2। और 2 से कितने हो जाएंगे बेटा? 2 से यहां पे कितने हो जाएंगे? 4। और 4 से ये कुल कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो जाएंगे? कुल 8 हो जाएंगे। कितने केंद्रक हो जाएंगे? 8 केंद्रक हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर जब 8 केंद्रकों का निर्माण होगा तब होगा क्या? 8 केंद्रकों का जब निर्माण होगा तो याद रखें इसमें से 3 ऊपर की तरफ चले जाते हैं। 3 कहां चले जाएंगे? ऊपर की तरफ। और 3 चले जाते हैं कहां पर? नीचे की तरफ। 3 कहां चले जाएंगे? नीचे की तरफ। और बीच में कितने केंद्रक रहते हैं? 2 केंद्रक रहते हैं। बीच में कितने रहते हैं? 2 केंद्रक रहते हैं। इन्हीं में क्या होता है? परिवर्तन के फलस्वरूप, इन्हीं में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि गुरु बीजाणुधानी का विकास होता है। हालांकि यही हम पढ़ रहे हैं क्या? गुरु बीजाणुधानी का विकास। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर जिसमें मैं पूरा का पूरा डायग्राम वही बनाने जा रहा हूं। अब यहां पर होता क्या है? देखिए यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर 3 केंद्रक ऊपर की ओर, यहां पर 3 केंद्रक क्या है? ऊपर की ओर है। डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा मार्कर का, वो बढ़ा लेते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा? 3 कोशिकाएं कहां है बेटा? ऊपर की ओर। 3 कोशिकाएं कहां हैं? ऊपर की ओर। 1 2 और 3। और 3 ये कोशिकाएं क्या है बेटा? 3 ये कोशिकाएं नीचे की ओर होती हैं। 3 ये कोशिकाएं क्या होती हैं? नीचे की ओर होती हैं। इसके बाद हम कहेंगे बीच में कितने होंगे? बीच में होंगे 2 केंद्रक।
बीच में कितने होंगे बेटा? 2 केंद्रकों की यहां पर उपस्थिति होती है। यहां पर कितने केंद्रकों की? 2 केंद्रकों की उपस्थिति होती है। याद रखें इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है? इन केंद्रकों को कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहा जाएगा? ध्रुवीय केंद्रक। फिर इसके बाद जब इसकी बात करते हैं ना तो यह है क्या बेटा? अंड कोशिका। अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है। और फिर इसके पास यहां पर होंगी क्या? यहां पर इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? इन कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका। यहां पर क्या कहेंगे इसको? सहायक कोशिका कहेंगे। और इसके बाद ये जो आपको ये ग्रीन वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, या भाई इसको सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। और इसको बोलेंगे क्या? फिलीफॉर्म apparatus, यानी बोलेंगे अंगुली समान संरचना। अंगुली समान संरचना। अंगुली समान क्या हो जाएगी? संरचना यहां पर हो जाती है। अब देखिए, और फिर ऊपर वाली कोशिकाएं जो आपकी हैं ये कहलाती एंटीपोडल कोशिकाएं। एंटीपोडल कोशिकाएं, इनको नाम दिया जाता है। अब देखिए यहां पर इस चीज को समझिए कि जब आपका ये तो अभी तक क्या ये विकास था, ये क्या है? गुरु बीजाणु ध्वनि का क्या है? ये विकास है। लेकिन जब हम आएंगे क्या समझेंगे आकर वहां पर परागण की प्रक्रिया को अभी इस चीज को दोबारा हमें फिर से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको दोबारा मैं परागण की प्रक्रिया में बताऊं तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर किस सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं या किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम कहेंगे कि और आगे इसमें क्या परिवर्तन होने हैं, यहां पर जब हम कुछ कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं कि हम देखें ध्यान से कि यहां हमें कौन कौन सी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपका पूछा जाता है कि 7 कोशिकीय एवं बेटा क्या 8 केंद्रकीय प्रवस्था। केंद्रकीय, और ये जब 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय जो प्रवस्था होगी, ये कौन सी प्रवस्था होती है और ये कैसे प्राप्त होती है? तो अभी तक जो हम पढ़ते चले आए यही इसी अवस्था को ही हम समझ रहे थे। अब देखिए यहां पर कहेंगे 7 कोशिकी कह रहा है ना और 8 केंद्र की। अगर हम देखें क्या 8 केंद्र की प्रवस्था, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितने हैं? 8 केंद्र की। बेटा ये सभी एन अवस्था में होंगे। ये सभी किस अवस्था में होंगे? एन अवस्था में होते हैं सभी, चाहे वो अंड कोशिका हो, चाहे सहायक कोशिका हो, चाहे एंटीपोडल कोशिकाएं हो, सभी किसमें? एन अवस्था में होती है। सभी किसमें होंगी? एन अवस्था में होंगी। और हम जब इनकी बात करते हैं तो ये क्या है बेटा? ये एन और एन मिलकर के क्या बनाएगा? 2n। मतलब n का मतलब यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आया ना, ये देखिए मैंने आपके लिए एक डब्बा बना दिया, ठीक है ना, और डब्बे में आपके लिए मैंने नंबर 1 पर लिख दिया क्या? n। तो n का मतलब है क्या बेटा? अगुणित। n का मतलब क्या है बेटा? अगुणित। और 2n का मतलब क्या है बेटा? 2n का मतलब क्या है? द्विगुणित। 2n का मतलब क्या है? द्विगुणित। यानी अगुणित मतलब सिंगल और द्विगुणित मतलब डबल। अभी आप बिना शादीशुदा हैं मतलब सिंगल हैं, उसके बाद जब शादी हो जाएगी डबल हो जाएंगे। 2 मत करिएगा नहीं तो 3 हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो कहेंगे इसके बाद ध्यान दीजिए कि अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो यहां पर 2n अवस्था है। ये क्या होगा? 2n अवस्था। यही चीज बेटा पूछेगा कि द्विगुणित और त्रिगुणित कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? जब निषेचन होता है। और निषेचन के बाद भी आपको डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात द्विनिषेचन की क्रिया भी समझनी पड़ेगी। उठा करके आप देख लीजिए पेपर में, मॉडल पेपर में एक नहीं कम से कम 3 सालों में कम से कम 5 बार प्रश्न आपको मिल जाएगा कि अलग अलग सेट में आपको 5 बार वो प्रश्न पूछा गया है कि आपका निषेचन और द्विनिषेचन में क्या अंतर है। निषेचन और द्विनिषेचन में क्या अंतर है? परागण की प्रक्रिया को समझते हुए जब निषेचन को मैं बताऊंगा तो वहां पर भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वहां पर भी आप क्या कर जाएंगे? अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि 8 केंद्र की है, तो यहां पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अब ध्यान दीजिए, यहां पर 8 केंद्र की प्रवस्था तो मैंने आपको बता दी कि ये कौन सी प्रवस्था है, 8 केंद्र की प्रवस्था। लेकिन 7 कोशिकीय प्रवस्था कैसे? तो देखेंगे एक कोशिका तो ये होगी, दूसरी ये होगी, देखिए एक ये है पूरी, ध्यान दीजिए कि आपको एक ये पूरी दिखाई दे रही है, एक ये कौन सी 2 हो गई ना, फिर इसके बाद ये 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई, फिर ये 5 और फिर ये 6। 7वीं कहां गई? 7वीं, ध्यान दीजिए कि ये जो बीच के 2 केंद्रक हैं, ये ऐसे मैं बना दे रहा हूं, देखो ऐसे दिखाई दे रही है आपको, ये जो बीच में जो 2 केंद्रक हैं वो आपको क्या दिखाई दे रही है? ये भी तो एक कोशिका है, इसके अंदर भी तो 2 केंद्रक हैं, है या नहीं है? बोलो। तो यहां पर क्या होगा? ये भी एक कोशिका, तो 6 तो ये हो गई, और एक जहां पर 2 केंद्रक उपस्थित हैं वो क्या हो गई? 7वीं कोशिका। वो कौन सी हो गई? 7वीं कोशिका। तो ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की प्रवस्था। अगर आप NCERT को जानते हैं ना, तो आप उसमें उठा करके देख लीजिए कि उसमें पूछा है कि 7 केंद्र की एवं 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्र की प्रवस्था कहां पर बनती है, कहां पर बनती है। तो देखिए, अब इस पार्ट को मैं जो अभी तक आपको समझा रहा था अच्छी तरह से, उस पार्ट को मैं क्या करूं, मैं आपको थ्योरिकल में लिख दूं, क्योंकि ये बात अभी डायग्राम के थ्रू आपने समझी है। बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो देखिए इस चीज को हम आपको बताने जा रहे हैं अब किस फॉर्मेट में, कि आपको थ्योरिकल पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए करते हैं, है ना। कहेंगे स्टार्ट करेंगे जो थ्योरी वाला पार्ट होगा आपका, ठीक है। तो कहेंगे कि यहां पर सबसे पहले लिख लें अपनी हेडिंग, गुरु बीजाणु धानी का, गुरु बीजाणु धानी या कहते जायांग, है ना, जायांग का विकास। इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम आएंगे तो पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले परागण। क्या पढ़ेंगे? परागण। और बेटा पॉलिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं ना कि या तो 7 केंद्र की 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की प्रवस्था, या फिर आपसे परागण में कोई ना कोई क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। एग्जाम जब दे करके आना, मुझे वापस आकर के बताना आके कि हाँ सर आया था या फिर नहीं आया था, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरिकल पार्ट को लिखने के प्रोसीजर को। तो हम कहेंगे यहां पर, कहेंगे सबसे पहले क्या था कि कार्यशील गुरु बीजाणुधानी का एक सबसे नीचे वाला आपको याद होगा ना, देखिए मैं दिखाता हूं, है ना, ये देखिए सबसे नीचे वाला जो आकार में क्या है बेटा, आकार में क्या है, सबसे बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे सबसे नीचे वाला जो आकार में सबसे बड़ा होता, जो आकार में सबसे बड़ा होता है, आगे की ओर वृद्धि करता है। इनका निर्माण, भाई कौन सा विभाजन था, ये कौन सा बताया था? अर्धसूत्री विभाजन। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। क्या होगा? इनका विभाजन फलस्वरूप किसके, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। ये तो था आपका क्या, पहला पॉइंट, है ना। ये क्या था आपका पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 में जब जाएंगे तो कहेंगे, देखिए सेकंड नंबर पर कहेंगे, भाई यहां पर जब हम आए
तो हमने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। जो क्या किया जाता है, जो चिन्हित किया जाता है, जो चुना हुआ होता है, जो बड़ा वाला केंद्रक होता है। अब बड़े वाले केंद्रक में, अब बड़े वाले केंद्रक में अब देखिए, पहले कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। अब कौन सा होगा? समसूत्री। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो कहेंगे यहां पर कि अब बड़े वाले केंद्रक में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 से कितने बेटा? 4। शुरुआत से ही लिख देता हूं ना। 1 से कितने? 1 से होंगे 2, 2 से कितने बेटा? 4, और 4 से कितने? 8। 4 से कितने हो जाएंगे? 8। केंद्रकों का निर्माण होता है। फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर क्या बोलेंगे? 3। तो यहां पर कहेंगे भाई कितने? 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया। अब 8 केंद्रकों के निर्माण के बाद वहां पर क्या होगा कि 3 जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो हम कहेंगे 3 केंद्रक ऊपर की ओर तथा 3 केंद्रक नीचे की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। गति करना क्या कर देते हैं बेटा? प्रारंभ कर देते हैं। गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद चलो और ऐड कर देता हूं, है ना। तथा बीच में 2 केंद्रक रह जाते हैं। ठीक है, अब कहेंगे चौथा पॉइंट है ये, ऊपर तथा नीचे वाले केंद्रक आगुणित को क्या बताया था बेटा? कौन सा सिंबल डिनोट किया था मैंने? आगुणित मतलब एन अवस्था। आगुणित तथा बीच वाले द्विगुणित अवस्था में, द्विगुणित मतलब 2n, द्विगुणित होते हैं। और नीचे वाले क्या हो? नीचे वाले भाग में ही क्या होता है? अंड कोशिका का निर्माण होता है, जो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है ना। तो हम कहेंगे नीचे वाले भाग में अंड कोशिका का निर्माण होता है। और अगला पॉइंट लिखेंगे, इस अंड कोशिका की सुरक्षा करने के लिए, ये 5वां था, ये 6ठा लिख रहा हूं। ठीक है, अंड कोशिका की सुरक्षा के लिए, अंड कोशिका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अंड कोशिका की
सुरक्षा के लिए सहायक कोशिकाएं कार्य करती हैं। सहायक कोशिकाएं कार्य करती हैं। और अगली स्लाइड पर लिखेंगे अपनी आखिरी बात, इसे गुरु बीजाणुधानी का विकास कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? गुरु बीजाणुधानी का विकास कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी का विकास होता है। तो ये सारी चीजें, जो फीमेल वाला पार्ट था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब पूछा जाता है कि गुरु बीजाणुधानी का विकास बताइए, तो इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आपका मदद करेगा। और इसी को क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे इसी को 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय प्रवस्था भी कहा जाता है। 7 केंद्रकीय तथा 8 कोशिकीय प्रवस्था, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय प्रवस्था भी कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चा आप सभी लोगों को अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आई होगी और ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगले वाले टॉपिक में हम परागण की प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जिसमें हम परागण के विभिन्न प्रकार भी पढ़ेंगे और परागण क्या होता है वो भी बात को समझेंगे। और परागण में स्वपरागण तथा परपरागण ये कैसे हो पाता है, कौन सा पुष्प ये पहचान पाता है कि कौन सा मेरा परागण है और कौन सा परागण नहीं है। कि स्वपरागण में ऐसा तो नहीं होता होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसी पुष्प के परागकण सिर्फ गिरते होंगे, दूसरे के पुष्प के जब परागकण गिरते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि फ्लावर उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में और बेहतरीन लेक्चर के लेकर के आएंगे, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएं और अच्छी तरह से अपना कार्य कर पाएं, बोर्ड प्रिपरेशन और अच्छी तरह से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।